अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और मैं प्रोग्राम आपके पास लेकर आई हूं लाइव विद डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन है और डायबिटिक इंस्टीट्यूट में काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज सर मैं अपनी एक छोटी सी गलती का इतराफ़ करना चाहती हूँ। जी बताएं। लास्ट प्रोग्राम में मैंने एक गलती का इतराफ़ करना चाहती हैं या ज़्यादा गलतियों का इतराफ़ करना चाहती हैं? गलतियाँ तो इंसान बहुत करता है, हाँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक गलती का इतराफ़ काफ़ी ठीक है, एक का इस प्रोग्राम में हो सकता है। एक वो इजाज़त है जी ज़रूर। वो लास्ट टाइम मैंने आपका नाम गलत ले लिया था। अच्छा, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता चला ना, इसलिए मैंने कुछ और लिया था वैसे। अच्छा नहीं सर, इम्तियाज सर लिया था पहले। नहीं, मैंने डॉक्टर इजाज़ कह दिया था। इजाज़ कह दिया था, ठीक है। क्योंकि उनके साथ भी काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। देखिए, इजाज़, इम्तियाज और जावेद में कोई फ़र्क नहीं है। कोई इम्तियाज नहीं है इनमें? कोई भी इम्तियाज नहीं है। नहीं, एक तो इम्तियाज है ना। नहीं, डॉक्टर इम्तियाज, डॉक्टर इजाज, डॉक्टर जावेद एक मैं कोई भी आप कह रहे हैं डॉक्टर जावेद, डॉक्टर इजाज और डॉक्टर इम्तियाज में बातें तो हम एक जैसी ही करते हैं ना, बेशक जो भी हो। ठीक है, नहीं ठीक है। अब ये तो सर आपका ज़र्फ है कि आप इतने अच्छी तरह से बात कर रहे हैं अपने कलीग्स के बारे में। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ पे हम बातचीत करते हैं हर हफ्ते को, जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं। विलिंग वेस्ट के ऑफिशियल पेज पे हमें देखा जा रहा है इस वक्त। हर हफ्ते इसी टाइम हम प्रोग्राम लेके आते हैं लाइव विद डॉक्टर जावेद। इसमें हम बात करते हैं डायबिटीज़ के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में। हमने काफ़ी टॉपिक्स पे ऑलरेडी बात की है। आज जो है हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें मेरा एक क्वेश्चन है, डायबिटीज़ की ABC क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी बेसिक क्वेश्चन है। ABC ऑफ डायबिटीज़ क्या होती है? जब हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं अबाउट डायबिटीज़, हम उसमें इसको बहुत शुरू में डिस्कस कर लेते हैं कि इन अदर वर्ड्स आप ये पूछ रही हैं कि टारगेट्स ऑफ डायबिटीज़ मैनेजमेंट क्या है। अगर हम टारगेट्स को देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर लें तो आपका कॉम्प्लिकेशंस रेट कम हो जाएगा या आपने डायबिटीज़ मैनेज कर ली। डायबिटीज़ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स, मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो बेसिकली ये 3 डिसीज़ को आपने मैनेज करना होता है। अब ब्लड शुगर कंट्रोल का जो पैरामीटर है वो है हीमोग्लोबिन A1C। सो ये जो वर्ड जो लिया गया है A, ये A1C के लिए स्टैंड करता है, यानी आप अपने हीमोग्लोबिन A1C को मैनेज रखें। जो B का वर्ड है वो ब्लड प्रेशर के लिए है, यानी आपने अपने ब्लड प्रेशर को एक ख़ास लेवल से कम रखना है। ठीक है, आगे हम डिटेल में भी जाएंगे। ठीक है। और C का मतलब है कोलेस्ट्रॉल। ABC। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं और कुछ जो हमारे पुराने साज़ा कराम हैं मेडिसिन के या डायबिटीज़ के, उनका ख्याल है कि D को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए, यानी ABCD, तो D का मतलब है डिस्प्रीन, यानी अपना खून पतला रखें। अच्छा। अगर आप डायबिटीज़ को देखें तो डायबिटीज़ को हम कोरोनरी रिस्क इक्विवेलेंट कहते हैं, यानी डी से डॉक्टर भी होता है वैसे, सही बात है। यानी ABCD भी हो सकता है, यानी आपकी ABC भी कंट्रोल हो और डॉक्टर का भी अंदर सिस्टम ठीक रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि ABC और D, डॉक्टर भी अंदर आ सकता है और D से डिस्कशन भी आ सकती है, D से जो है वो सारा कुछ बनाया जा सकता है, डाइट भी आ सकती है। तो D से डिस्प्रीन भी आ सकती है, यानी आप D से जो मर्जी बना लें। D अब आप पे छोड़ दिया मैंने। तो ABC जो है वो ज़्यादा इंटरनेशनली मशहूर है, तो ABC ऑफ डायबिटीज़। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपने A1C कंट्रोल करना है, आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, आपने अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, तब जाके मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ कंप्लीट होती है। अब इस पे हम डिटेल में आपने A1C की बात की है, तो ये हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट जो है जी, इसके बारे में बताइए हमारे सुन। हीमोग्लोबिन A1C एक ऐसा टेस्ट है जो आपको ये बताता है कि पिछले 3 महीने में आपकी ब्लड शुगर लेवल ऑन एन एवरेज कैसी रही है, इसकी औसत कंट्रोल कैसा है। ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन A1C को पहले तो हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते थे कि हम देखना चाहते थे कि कंट्रोल कैसा जा रहा है। अब हम इसको डायग्नोसिस पर्पस में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे तमाम अफराद जिनका हीमोग्लोबिन A1C 6.5 से ज़्यादा हो, वो डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे अफराद जिनका हीमोग्लोबिन A1C 5.7 से कम हो, उनको हम नॉर्मल कैटेगरी में गिनेंगे। ठीक है।
ऐसे अफराद जो 5.7 और 6.4 के ऊपर हों उनको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो इट इज़ अ गुड स्क्रीनिंग टूल बेसिकली, और ये डायग्नोसिस में भी अब हेल्पफुल हो गया। 2009 की जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं उसमें हीमोग्लोबिन A1C को डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ में भी यूज़ करने की इंडिकेशन दी गई। अच्छा, इस टेस्ट का कोई अदर नेम भी है, कोई और नाम भी हम है इसका, या इसका यही A1? इसको आप A1C टेस्ट भी कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन A1C भी कह सकते हैं। एक तो वो है ना कि हम 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स वाला टेस्ट भी यही है, यही है ना? यही है एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि मेरा 3 महीने वाला टेस्ट करवाना है, तो वो यही वाले टेस्ट है जिसको कहते हैं। ठीक है। और अब ये बहुत पॉपुलर है। अब बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं वो बताते हैं कि सर ये हम 3 महीने वाला करा के लाए हैं टेस्ट, उसमें हमारी ये फिगर आई है। कई लोग उससे घबरा के आते हैं कि अच्छा ये 9-10 से ऊपर चला गया है, तो इसलिए वो परेशान होते हैं कि ये ज़्यादा है फिगर। अच्छा, अब आप पूछेंगी कि इसका नॉर्मल या आइडियल HbA1c कितना होना चाहिए इन अ गिवन डायबिटिक पेशेंट, ऐसे ही है ना? जी। जो दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं डायबिटीज़ की, वो आपको पता है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? मुझे तो पता है, लेकिन आप बताएं ना। चले तो अच्छा ठीक है, कैनेडियन भी है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन भी है, आपकी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन भी है, सो ADA है, IDF है, कैनेडियन है, यूरोपियन है, मतलब ये सारी एसोसिएशन हैं। लेकिन 2 ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक IDF और एक ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। अब चूँकि मैं एंडोक्राइन की फील्ड में हूँ तो मैं फिर अब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की गाइडलाइंस को भी इग्नोर नहीं कर सकता। सो तीसरी आप कर लें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल, इग्नोर करते नहीं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उनको नहीं इग्नोर करता। तो ये 3 एसोसिएशंस हैं, तो आप इनके देखें ये कितना कहते हैं। जो अमेरिकन हैं और ये एंडोक्राइनोलॉजी का ग्रुप है, ये कहते हैं कि HbA1c 6.5 तक रहना चाहिए, यानी एवरेज शुगर लेवल अबाउट 120-130 तक रहनी चाहिए, 140 तक मैक्सिमम। और जो ये जो अमेरिकन के जो अमेरिकन कहते हैं 7% तक रखें, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, और जो अमेरिकन एंडोक्राइनोलॉजी एसोसिएशन है वो कहती है 6.5। ठीक है। और जो ब्रिटिश की है IDF जो है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, वो मेनली इसको 6.5 तक रखना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है बेसिकली? डिफरेंस ये कि कुछ लोग उसको टाइट कंट्रोल करना चाहते हैं। जब आप इसको फिगर को लो ले आते हैं तो इसका मतलब आपने ब्लड शुगर टाइट कंट्रोल करनी है, और जब आप फिगर को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं तो वो थोड़ी शुगर लेवल थोड़े अप रखे जा सकते हैं। अब अमेरिकन थोड़ा इसको रिलैक्स इसलिए भी रखते हैं कि अमेरिका के अंदर ओवरवेट लोग बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी पॉलिसी के मुताबिक 7% अप्रोप्रिएट है HbA1c। डेफिनेटली जब आप उसको 6.5 पे लाते हैं तो देयर इज मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमियाज। ऐसे मरीजों में हाइपोग्लाइसीमिया भी ज़्यादा होगा। जो टाइट कंट्रोल करेंगे वो हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार भी होंगे। सो 6.5 to 7 इज़ फाइन। ठीक है। 7 से अबव जो चीज़ है वो फिर बैड कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है। और 10% से ज़्यादा हो तो वो बहुत ही पुअर कंट्रोल में आ जाता है। तो उसमें इंसुलिन की ज़रूरत भी पेश आ सकती है वगैरह वगैरह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो ये भी एक बुनियादी सही सवाल है, क्या हर शख्स को ज़रूरत होती है कि वो अपनी स्क्रीनिंग करवाए इस सिलसिले में कि डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक है, डायबिटीज़ नहीं हुई है, होने के चांसेस हैं, या फैमिली हिस्ट्री हो तो जल्दी, अदरवाइज आफ्टर द एज ऑफ 30 एनुअल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है। हाँ। मतलब ये ज़रूरी, ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रहें कि कब मुझे सिम्पटम्स आना शुरू। सिम्टम्स का वेट नहीं करना। सिम्टम्स का मतलब है अब आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गई है तो अब आपने ब्लड शुगर चेक कराइए, तो आपको एनुअल स्क्रीनिंग में आना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आपके जो ये जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ठीक है। एंटीनेटस ये जो प्री प्रेगनेंसी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। यानी ये सारी कंडीशन ऐसी है जिनमें स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमने बात की डायबिटीज़ की ABC के बारे में, तो आपने इसमें ब्लड प्रेशर का भी जिक्र किया है। तो एक डायबिटिक पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट एक बात मैं A1C के साथ और ऐड कर देता हूँ जी। अब एक ट्रेंड ये भी मैंने देखा है कि पेशेंट सिर्फ A1C करा के आ जाते हैं। ठीक है। और 3 महीने अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं करते, वो अपना A1C कराते हैं और फिर आपके पास आ जाते हैं और बताते हैं कि नहीं मेरा A1C अब इतना हो गया, तो अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। देखें जो स्ट्रेटजी है, यानी ट्रीटमेंट की जो स्ट्रेटजी है, वो आपने ब्लड शुगर लेवल्स के साथ उसको मैच करना है।
A1C भी देखना है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल भी देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट की फास्टिंग ब्लड शुगर अगर हाई है तो उसको हम ऐसी इंसुलिन या ऐसी टैबलेट्स देंगे जो फास्टिंग पे ज़्यादा असर करती हैं। और ऐसे पेशेंट जिनकी ब्लड शुगर खानों के 2 घंटे बाद ज़्यादा हो, उनके अंदर हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो पोस्ट प्रेंडियल एक्शन जिनका ज़्यादा हो, रैंडम में असर ज़्यादा हो। तो इसलिए ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए और उनको रेंज में रखने के लिए हमें जो स्ट्रेटजी बनानी होती है वो हमने फास्टिंग शुगर और पोस्ट प्रेंडियल देख के हमने डिसाइड करनी होती है। जी। तो अलॉन्ग विद हीमोग्लोबिन A1C देयर इज़ अ नीड कि आप होम ब्लड शुगर मॉनिटरिंग भी करके आए, ठीक है, जिसको हम सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते। कोई ना कोई एक प्लान पेशेंट के ज़हन में होना चाहिए कि उसने वंस वीकली करनी है, ट्वाइस वीकली करनी है, उसने डेली करनी है। मुख्तलिफ पेशेंट्स का मुख्तलिफ प्लान होता है, तो वो उस हिसाब से उनकी टैबलेट्स इंसुलिन के वाले से एक प्लान बनाया जाता है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड HbA1c ये दोनों कंबाइन करेंगे तो फिर उससे बेहतर स्ट्रेटजी पाएगी बनेगी। ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया था आपने, ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर की तो अभी बात करता हूँ। ब्लड प्रेशर के वाले से ये है कि पहले जो आपके अगर पेशेंट्स को किडनी डिजीज़ नहीं है तो उनका ब्लड प्रेशर 140/80 तक एक्सेप्टेबल है, यानी ऊपर का 140 से कम हो पेशेंट की बात, नीचे वाला 80 से कम हो तो उनमें ये एक्सेप्टेबल है। पेशेंट बात करूँ, जो पेशेंट्स को किडनी डिजीज़ शुरू हो गई है, फॉर एग्जांपल किडनी डिजीज़ के अंदर वेरियस कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 2 पे आ जाता माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, जो किडनी की स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। सो अगर पेशेंट का माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया पॉजिटिव है तो हम ये कहेंगे कि ये किडनी डिजीज शुरू हो गई है। अब ऐसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर लोअर इज़ द बेटर, जितना लो हो इतना बेटर है, और जितना लो उससे बर्दाश्त हो सकता हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि 110/80 पेशेंट बीपी रखे और एक दूसरा पेशेंट 110/80 रखता है, 110 ऊपर वाला 80 नीचे वाला, तो वो उसके ऊपर उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो जितना लोअर उससे बर्दाश्त होता है वो बेटर है। लेकिन इन जनरल ऑल दोज पेशेंट जिनको किडनी डिजीज़ है इन दी फॉर्म ऑफ माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, या जिनका यूरिया कैटरीन ज़्यादा हो गया हो, किसी भी स्टेज डिजीज़ पे हो, वो उनका ब्लड प्रेशर 130 और 80 से कम होना चाहिए। ठीक है। तो ये है A और B। अब तीसरी बात आपने की थी C, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कुछ पेशेंट्स कोलेस्ट्रॉल करा के आ जाते हैं कि अच्छा जी मेरा जी कोलेस्ट्रॉल मैं करा के लाया हूँ, कोलेस्ट्रॉल 200 है जी, 250 है, ठीक है। हमें असल में जो चीज़ चाहिए होती है उसको कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल यानी हमने डिटेल्ड प्रोफाइल देखनी है, सिर्फ हमने कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं देखना, हमने फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करनी है। और फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल के कंपोनेंट्स में क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं LDL, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, LDL HDL रेशो होती है, VLDL होता है, तो ये सारी डिटेल्स होती हैं। लिपोप्रोटीन भी समटाइम होता है। तो अगर आपने फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाई है तो आपके डॉक्टर बेहतर जज कर सकता है कि कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। ठीक है। उसमें से हमारा गोल क्या है कि जो LDL है, जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है, दैट शुड बी लेस देन 100, and if the patient has coronary artery disease, if the patient has some ischemic heart disease as well, हार्ट की डिजीज़ है, पेशेंट को लगता है कि मैं दिल का भी मरीज साथ ही हूँ, चेक हुआ हुआ है, तो फिर उसका कोलेस्ट्रॉल LDL वाला जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है वो 70 तक होना चाहिए, 70 मिलीग्राम तक का लो, 70 से लो, 70 से, यानी अगर डायबिटिक का 100 से कम रखते हैं तो डायबिटिक विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट का LDL 70 के करीब रखना चाहिए, 70 से भी कम रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो 150 से कम होने चाहिए, लेकिन पहले हम LDL को कवर करते हैं फिर हम ट्राइग्लिसराइड्स को कवर करते हैं, यूजुअली वो साथ ही कवर हो जाते हैं। जो ये दो पैरामीटर्स हैं मेनली जो टारगेट्स ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल में आते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स और LDL। और बहुत सारे पेशेंट ये समझते हैं कि LDL की जो ट्रीटमेंट है, मसलन किसी का LDL बहुत हाई है और कोलेस्ट्रॉल भी हाई है तो वो 6 हफ्ते मेडिसिन खा के वो कहते हैं हम इसको बंद कर देते हैं। ऐसा सही नहीं है। ट्रीटमेंट लिपिड्स लोअरिंग ड्रग्स जो होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम
लाइफ लॉन्ग ही लेनी पड़ती है। जो ही वो टैबलेट्स पेशेंट डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद एलडीएल दोबारा बढ़ जाता है, सारी मैनेजमेंट उसकी वो और खाने पीने से भी 20% जो है फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो जो डाइटरी सोर्स है 20% तक आपकी लिपिड्स को इफेक्ट करता है, 80% ये इंटरनल मेटाबॉलिक एरर्स होते हैं। सो वी नीड मेडिसिन मोस्ट ऑफ द टाइम, ये बात है। तो ये 3 बातें हो गई, ए बी और सी। अब आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं? डॉक्टर साहब अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, पेशेंट्स की तरफ से पूछे गए सवालात हैं मेरे पास, मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी, लेकिन छोटा सा ब्रेक हम अभी यहाँ पे लेंगे, हमारे साथ रहेगा। अभी दोबारा आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिए। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हम कर रहे थे डॉक्टर जावेद से। कुछ सवाल मैंने जैसा कि कहा कि ब्रेक के बाद मैं इनसे पूछूंगी, तो डॉक्टर साहब पेशेंट की तरफ से कुछ सवालात हैं, मैं एज इट इज़ पढ़ के आपको सुना देती हूँ, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल गेस कर लीजिएगा क्योंकि आप पूछना चाह रहे हैं। अच्छा जनाब, ये कोई खातून है, उन्होंने एक मैसेज किया है, बल्कि कमेंट में उन्होंने लिखा है, व्हाट अबाउट पीपल आर गिविंग टिप्स टू कंट्रोल डायबिटीज़ लाइक लेडी फिंगर वाटर एंड सम अदर्स, if we are applying such tips and our diabetes comes in control then it's good, आगे क्वेश्चन मार्क। डायबिटीज़ इज टॉक ऑफ द टाउन। सो जब भी डायबिटीज़ पे आप किसी भी महफिल में बात करेंगे, आप किसी भी फोरम पे बात करेंगे, किसी मीडिया चैनल पे बात करेंगे, तो उसमें हर किस्म के लोग दरमियान में अपनी राय देना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ हर फैमिली का प्रॉब्लम है। आपको मैंने जब डायबिटीज़ डे बनाया जा रहा था मैंने बताया था कि फैमिली या डायबिटीज़ वाला हमारा थीम है, ठीक है। तो डायबिटीज़ के बारे में टोटके और मशवरे, टिप्स जो इनको कह लें,
आपा फौत हो गई हैं जो टोटके देते या करती थी, उनका क्या नाम था? जुबैदा आपा। जुबैदा आपा, जुबैदा आपा के टोटके भी आते होते थे। तो अब ये है कि डायबिटीज़ के वाले से जो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और सब्जियों पे रिसर्च रहती है कि इनको इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर लेवल कम होते हैं। ठीक है। तो उनमें से एक ये करेलों के ऊपर रिसर्च रहती है, एक भिंडियों के ऊपर रहती है। भिंडियों को लोग पानी पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अजवाइन लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है सऊदी अरब से एक जड़ी बूटी आती है उसको यूज़ करते हैं। जितनी भी सारे ये नेचुरल किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, इनमें नेचुरल प्रोडक्ट्स में हार्म कोई नहीं है एज़ फार एज़ ये सब्जियां और ये चीज़ें कंसर्न हैं। क्योंकि सर हार्म इनमें कोई नहीं है। वैसे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें होती तो हैं ऐसी चीज़ें जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखती हैं या हमें डेफिनेटली उनमें वाइटामिन होते हैं, वो अच्छे होते हैं, उनमें जो है वो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये बेनिफिट तो होता है उनका। तो जहाँ आप डायबिटीज़ की बात करते हैं वहाँ भिंडियों का जो पानी है या इन चीज़ों से ब्लड शुगर लेवल नीचे आ सकती है, नॉट मोर देन 30 मिलीग्राम। जी। करेलों के बारे में अगर आप देखें तो अगर आप करेले इतनी मिकदार में खाएं कि आप कोई 2-4 घंटे करेले ही खाते रहें, ठीक, तो फिर 30 मिलीग्राम नीचे आ जाएगी ब्लड शुगर। ओहो, अच्छा अच्छा। लेकिन फिर उसके मुकाबले मैं समझता हूँ कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हम देते हैं है उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। इन चीज़ों को यूज़ करने में और इनका बेनिफिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन इन पे टोटल रिलाय करने में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। यानी आप ऐसा करें कि अच्छा जी एक पर्सन है दूसरे पर्सन का कि भाई पिछले 1 महीना आप सिर्फ ये भिंडियों का पानी पिए और अगले महीने आपने शुगर चेक करनी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप केयरफुल वाचिंग भी अपनी ब्लड शुगर करते हैं, इन चीज़ों को एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऐड ऑन करते हैं, तो उसका बेनिफिट है, उसका बेनिफिट लेना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। तो एक बात है, टाइप 1 डायबिटीज़ में शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन डेफिशिएंट है, पेशेंट इंसुलिन लेगा बाहर से तो ठीक होगा, राइट। सो उसमें मैं कहूँगा ज़रूरत नहीं है। टाइप 2 में इस तरह की रेमेडीज विल बी हेल्पफुल। ठीक है। एक और सवाल है जो कि इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल है आपसे। नाइला मंजूर हैं, वो पूछती हैं कि व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर्स एंड स्टैटिन्स। बीटा ब्लॉकर्स के लॉन्ग टर्म यूज़ में डिप्रेशन हो सकती है, बीटा ब्लॉकर्स के लॉन्ग टर्म यूज़ में हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है। और बीटा ब्लॉकर्स के लॉन्ग टर्म यूज़ से पाँव में खून की जो सप्लाई है उसके ऊपर असर हो सकता है। ठीक है। खून की नालियाँ सिकुड़ सकती हैं, एज ए रिजल्ट ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द फीट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो पैरों में ऑलरेडी आपको पता है डायबिटिस को पाँव की बीमारियों का मसला रहता है। तो डायबिटिक्स में बीटा ब्लॉकर्स ये 3 साइड इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं। ठीक ठीक। और बहुत इंपॉर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जब बीटा ब्लॉकर वो ले रहे होते हैं पेशेंट, तो उनको अपनी लो शुगर अटैक का पता नहीं चलता। वो जब ब्लड लो शुगर अटैक का शिकार होते हैं तो एक तरह से वो उनकी जो हार्ट रेट बढ़ना होता है, उनकी जो सिंपैथेटिक ड्राइव आनी होती है वो टाइम पे नहीं आती, बिकॉज उनके बीटा रिसेप्टर मास्क होते हैं। ठीक है। तो उनके ब्लड शुगर जब क्रिटिकली लो होते हैं 30-40 मिलीग्राम, जब ब्रेन को नुकसान पहुंचना शुरू होता है, जब वो बेहोश हो जाते हैं, तो फिर उन्हें पता चलता है कि हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो गए। आम पर्सन जो बाकी लोग होते हैं जो बीटा ब्लॉकर्स नहीं ले रहे, उनको 70-80 मिलीग्राम पे आइडिया होना शुरू हो जाता है कि उनकी ब्लड शुगर ड्रॉप कर रही है। सो वो वेल इन टाइम मेजर्स ले सकते हैं। तो वेन एवर पेशेंट इज़ यूजिंग बीटा ब्लॉकर्स, तो फिर उसको काशिश रहना चाहिए अपने ब्लड शुगर लेवल के बारे में, लो के बारे में भी, और ख़ास तौर पे जो पाँव की बीमारी है इसके बारे में काशिश रहना चाहिए। स्टैटिन्स के बारे में ये है कि लॉन्ग टर्म यूज़ या शॉर्ट टर्म यूज़ इन इधर केस ये मस्कुलर वीकनेसेस कर सकते हैं, जिसको हम मायोपैथी भी कहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम उनको केयरफुली वॉच करते हैं, उनसे उनकी सिम्टम्स पूछते रहते हैं। पट्टों में दर्दें शुरू हो जाती है, कई दफ़ा मायोसाइटिस हो सकता है, इससे ज़्यादा को उनका प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम खत्म हो गया, आपकी मुस्कुराहट से ये लग रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट भी करना चाह रही थी कि जितनी दफ़ा भी मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया है, आप इतनी डिटेल से, इतनी तसल्ली से बात करते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही जामिया और कंप्लीट तरीके से जो है वो आंसर करते हैं हर बात को। तो दैट इज़ रियली गुड। इससे एक
जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मकसद भी पूरा होता है कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो पास की जा रही है वो सुनने वालों के काम आए और उनको कुछ पता भी चले। जब तक हम डिटेल में बात नहीं करते हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होती है। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आप इतने अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करते हैं और कंप्लीट तरीके से जवाब देते हैं। आपने आज भी बहुत अच्छा आंसर किया हर क्वेश्चन का और बहुत डिटेल से बात की, उसके लिए मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन से बात कर लेते हैं। नाजरीन, अभी हम आपको कराची स्टूडियो लेके चलेंगे, डायबिटिक इंस्टीट्यूट कराची में। वहाँ से हम आपको डॉक्टर आसिफ शेख साहब हैं, उनसे मुलाकात हम करवाएंगे आपकी। वो भी डायबिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं कराची स्टूडियो, डायबिटिक इंस्टीट्यूट कराची में। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट प्रोग्राम में हमने जो पेशेंट के कंसर्न के हवाले से जो डाइट के ऊपर बात की थी, आज जो हमारे पेशेंट्स का कंसर्न ज़्यादातर होता है वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से होता है, उस पर हम बात करेंगे। ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर ने पूरी लिस्ट लिख के दे दी है इन्वेस्टिगेशंस की, मेरा इतनी एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशंस थी। अब आज हम जो बात करेंगे वो इन्वेस्टिगेशंस डायबिटिक पेशेंट में कौन सी करानी चाहिए और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है, कुछ डायग्नोस्टिक होती हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमें बता रही होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि डायबिटीज़ एक हेड टू टो इन्वॉल्व कर रही होती है, एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। तो सिर्फ हमें शुगर के ऊपर फोकस नहीं करना होता, शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको भी हमें एड्रेस करना होता है। तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए करा रहे होते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसी होती हैं जो कि ड्रग थेरेपी को प्लान करने में हमें हेल्प करती हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो इन्वेस्टिगेशंस पे बात करेंगे, उनकी सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करेंगे और वो कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए और कितने इंटरवल के साथ करानी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन पहली जो होती है डायग्नोसिस के लिए वो होती है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर में लास्ट प्रोग्राम में हमने जो डिस्कशंस की थी उसमें पेशेंट को जो कंसर्न होता है कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो ड्यूरेशन मिनिमम जो होता है फास्टिंग 8 आवर्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन होना चाहिए 16 आवर्स का। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है हेमोग्लोबिन A1C। हेमोग्लोबिन A1C क्या होती है? हेमोग्लोबिन A1C एक अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने उसको डायग्नोस्टिक एक इन्वेस्टिगेशन भी कहा है कि इनके एक सर्टेन लेवल्स हैं, उसके बाद उसको हम डायग्नोसिस में हेल्प कर रही होती है। बेसिकली एक इसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। एक हेमोग्लोबिन एक ब्लड का हिस्सा है जिसकी हमारे जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी जो लाइफ होती है ब्लड में वो 120 डेज होती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन हमें हेल्प करती है कि पिछले 3 महीने का हमारा डायबिटिक कंट्रोल कैसा रहा। फिर कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन करें या कोई उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं या इसमें हम कहें कि कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें ये हमें फाल्स रिजल्ट्स दे सकती हैं, या तो कम या ज़्यादा। अगर किसी भी पेशेंट का रेड सेल टर्नओवर, जिसमें हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लड में, उनका टर्नओवर ज़्यादा रैपिड है, ज़्यादा जल्दी टूटते हैं, जैसे नॉर्मल उनकी लाइफ होती है 120 डेज़, अगर उनकी लाइफ किसी डिजीज़ की वजह से, जैसे थैलीसीमिया एक डिजीज़ है जिसमें इनकी रेड सेल की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है, तो उसमें ये फॉल्स रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। या कुछ ऐसी डिजीज़ जिसमें रेड ब्लड सेल्स की लाइफ बढ़ जाती है, जैसे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें स्प्लीन नहीं होती, जो नॉर्मल एक तिल्ली होती है, स्प्लीन उसका काम होता है कि रेड ब्लड सेल्स को तोड़ना। अगर किस वजूहात की बिना पे अगर पेशेंट्स को स्प्लीन नहीं है तो ऐसे पेशेंट में रेड सेल ब्लड सेल की लाइफ बढ़ जाती है, तो ऐसे पेशेंट में भी एरर्स आ सकते हैं कि हेमोग्लोबिन A1C के जो लेवल्स हैं वो उसमें एरर आ सकता है। तो अब हेमोग्लोबिन A1C कब कराना चाहिए? जब भी एक पेशेंट न्यूली डायग्नोज होता है तो उसको हेमोग्लोबिन A1C पहली तो करानी चाहिए इनिशियल विजिट के ऊपर। अगर किसी की डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि एवरी 6 मंथ्स हेमोग्लोबिन A1C करा लेना चाहिए। ये उनके लिए जिनकी वेल कंट्रोल्ड है डायबिटीज़। ऐसे पेशेंट हैं जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि एवरी 3 मंथ्स वो हेमोग्लोबिन A1C अपना करा लें। या ऐसे पेशेंट जिनको हमने ट्रीटमेंट चेंज की है तो ऐसे पेशेंट को भी हम एवरी 3 मंथ्स रिकमेंड करते हैं कि हेमोग्लोबिन A1C अब उनका करा लें। अब जैसे मैंने कहा कि जो थैलीसीमिया का पेशेंट है
या जिनकी स्प्लीन नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को हम कंट्रोल देखने के लिए क्या करें? तो उसमें एक ऑप्शन हमारे पास होता है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर्स, एक ये ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, एक टेस्ट होता है सीरम फ्रक्टोजामाइन। सीरम फ्रक्टोजामाइन बेसिकली होता है, जैसे वो ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन था, तो ये ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन है। ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन की लाइफ कंपैरेटिवली हेमोग्लोबिन से बहुत कम है। तो ये जो सीरम फ्रक्टोजामाइन है वो लास्ट 2 से 3 वीक्स का हमें कंट्रोल बता रही होती है। ये थे हमारे जो हेमोग्लोबिन A1C और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, ये डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। एक मरतबा अगर हमने डायग्नोज कर लिया कि इस पेशेंट ये डायबिटिक है, तो दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन हमें करानी होती है वो डिसाइड करने के लिए कि ये क्या टाइप 1 डायबिटिक है या टाइप 2 डायबिटिक है। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो हम करा रहे होते हैं उसमें ज़्यादातर जो होता है वो सीरम इंसुलिन लेवल्स और सी पेप्टाइड। उसके बाद जो एक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, इंसुलिन एंटीबॉडीज़ और बीटा सेल एंटीबॉडीज़। जो बीटा सेल्स जो नॉर्मली पेंक्रियाज में होते हैं जहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होती है, तो इनके एंटीबॉडीज़ लेवल कराए जाते हैं। मतलब ये इन्वेस्टिगेशंस ये डिसाइड करना कि टाइप 1 और टाइप 2 ज़रूरी क्यों है, कि ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्प करेंगे। अब अगर लेट एक टाइप 1 की सब वेराइटी होती है डायबिटीज़ लाडा, जो कि एक एडल्ट्स में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वैसे तो यूजुअल जो एज होती है टाइप 1 की वो होती है प्री स्कूल या एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मगर इनमें क्या होता है, लाडा एक ऐसी टाइप है जो कि एडल्ट्स में प्रेजेंट कर रही होती है, मगर उसमें हमें इंसुलिन ही देनी पड़ती है। तो इसलिए डिसाइड करना ज़रूरी है। ये इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आपको बताई, इंसुलिन, सी पेप्टाइड्स और एंटीबॉडी, ये डिसाइड करेंगी कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। फिर हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऐसी जो कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए होती है। जैसे मैंने कहा कि एक डायबिटीज़ मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, तो ये सिर्फ शुगर को इन्वॉल्व नहीं करती, बाकी जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी डिनेट कर रही होती है, जैसे लिपिड्स को कर रही होती है। तो जो लाइपोप्रोटीन से उनके भी लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं। तो हम जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस हम करा रहे होते हैं वो होती है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल के लिए मिनिमम जो फास्टिंग होनी चाहिए वो 12 आवर्स की होनी चाहिए। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में हमें कोलेस्ट्रॉल देखना होता है, HDL देखना होता है, LDL देखना होता है और कोलेस्ट्रॉल देखना होता है। इसमें जो फास्टिंग है वो ट्राइग्लिसराइड के लिए ज़रूरी होती है। बाकी अगर हमें ट्राइग्लिसराइड नहीं कराना, बाकी अगर कोलेस्ट्रॉल सिर्फ कराना है तो उसके लिए फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है। किसी भी वक्त कोलेस्ट्रॉल लेवल कराया जा सकता है। ये कितना फ्रीक्वेंट कराना चाहिए? जो इनिशियल विजिट पे न्यूली डायग्नोज जो भी पेशेंट आएगा उसका लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं एनुअली उनका लिपिड प्रोफाइल कराना ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंगली ही हम ड्रग थेरेपी प्लान करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। जैसे अगर ये किसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है, गुर्दे पे डायबिटीज़ का असर होता है, तो उसके लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे होते हैं गुर्दे की रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्रिएटिनिन और एस्टिमेटेड ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट। इससे ज़्यादा क्रिएटिनिन से ज़्यादा जो लायबल होता है वो GFR होता है। नॉर्मली GFR मोर देन 60 होता है। अगर इसमें थोड़ी सी कमी आती है तो उसको हमें एड्रेस ड्रग थेरेपी में, या उसको एड्रेस करने के लिए डायबिटीज़ को वेल कंट्रोल करना पड़ता है। क्रिएटिनिन का अगर 0.1 भी बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि मोर देन 50% जो है हमारा गुर्दे काम नहीं कर रहे होते। सिर्फ 0.1 भी अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि 50%, मोर देन 50% हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो किडनी की सेल्स होते हैं, वो हमारे काम नहीं कर रहे होते। अगर ये क्रिएटिनिन कितना ड्यूरेशन पे करना चाहिए, जो भी एक पेशेंट नॉर्मली हमारे पास फर्स्ट विजिट पे आएगा अगर, तो उसका क्रिएटिनिन ज़रूरी है। टाइप 2 है तो फर्स्ट विजिट पे हमें कराना है। टाइप 1 है उसमें देखना होता है कि ड्यूरेशन कितना है। अगर 5 साल हो गए टाइप 1 डायबिटिक में तो क्रिएटिनिन फर्स्ट विजिट पे होगा। अगर डी रेंज है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंट करते हैं, वरना हम एनुअली क्रिएटिनिन और EGFR हम रिपीट करा रहे होते हैं। इन केस अगर ये क्रिएटिनिन डी रेंज है, हमारे पास बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हमें करानी होती हैं। रीनल फंक्शंस के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स हमें देखने होते हैं, क्योंकि उनको मैनेज करना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास पोटेशियम, क्योंकि अगर गुर्दे फेल हो गए तो पोटेशियम बढ़ जाता है। सोडियम को देखना होता है, कैल्शियम देखना होता है और फास्फेट देखना होता है।
उसके बाद एक टेस्ट दूसरा जो हम करा रहे होते हैं यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन, वो भी गुर्दे का टेस्ट होता है। अगर गुर्दे डायबिटीज़ की वजह से किसी सूरत में अगर उनका फंक्शन सही ना हो तो प्रोटीन जो होता है नॉर्मली यूरिन में नहीं होता, वो यूरिन में आना शुरू होता है, तो हम उसमें टेस्ट करा रहे होते हैं यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन। उसका भी इंटरवल वही होता है टाइप 2 के लिए फर्स्ट विजिट के ऊपर, और टाइप 1 में अगर उसका ड्यूरेशन मोर देन 5 ईयर्स है तो उसमें फर्स्ट विजिट पे और एनुअली उसके बाद कराना होता है। अगर इसमें डिरेंजमेंट्स आती हैं तो उसमें हम ड्रग थेरापी से उसको अल्टर कर सकते हैं। वंस अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाती है तो उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद एक जो ज़्यादा टेस्ट कराए जाते हैं उसमें हम जो फर्स्ट विजिट पे एक पेशेंट आता है टाइप 2 का, तो उसमें हम ये ज़रूर कहते हैं कि आई ओपिनियन उनका करा ले, रेटिना का ऑप्थेल्मोस्कोपी ज़रूर करा ले रेटिना को देखने के लिए। टाइप 1 को अगर ड्यूरेशन 5 ईयर से ज़्यादा है तो उनको भी अपना प्रॉपर आई का एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए, इनिशियली एट फर्स्ट विजिट, उसके बाद एनुअली। थैंक यू। जी नाजरीन, आप डायबिटिक इंस्टीट्यूट कराची से सुन रहे थे डॉक्टर आसिफ शेख को, जिन्होंने आपसे बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि आपको यकीनन उनकी गुफ्तगू से ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। फ़िलहाल वक्त जो है वो यहाँ से स्टूडियो से ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का। आपसे इजाज़त चाहूँगी, अगले हफ्ते इसी प्लेटफॉर्म पे इसी टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।